बच्चों, हाउ आर यू? ब्रेन्स जीएस में आपका स्वागत है। पुनः हम लोग जो पिछली क्लास में ब्रेक लिया था और दिल्ली सल्तनत के टॉपिक आप कर रहे हैं, उसी में से गुलाम वंश, आप पिछली क्लास में गुलाम वंश में आपने ऐबक को पढ़ा, देन इल्तुतमिश को पढ़ा। अब उसी के क्रम में हम लोग आगे चलेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, खासकर हिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो आप अपने मैसेज थ्रू हमें बताएं कि कहाँ पे आपको कोई चीज़ ऐसी भी है जो हम समझा नहीं पाए हैं। ठीक है, मेरी कोशिश यही है कि आपको हिस्ट्री में जो है बेहतर से बेहतर कमांड हो, और जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या लोअर की या आरओ या कोई भी ऐसा ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस का अहम रोल है, तो आप मेरे चैनल के साथ, ब्रेन्स जीएस के साथ जुड़ के आप जो है अपनी जीएस पे कमांड करें, और जो भी एग्ज़ाम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके लिए भी आप उसको हिट करें। ठीक है, तो हम लोग आज इल्तुतमिश के बाद जो है अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपके ब्लैक बोर्ड पे रुकनुद्दीन फिरोज और रजिया सुल्तान। ठीक है, तो अब इनकी कहानी पे हम लोग आगे आते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान पे जब किया था, तो उसी दौरान, ये ग्वालियर अभियान करीब 1231 में करीब किया था, उसी दौरान जो है रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दिया था। किसने? रजिया सुल्तान, यानी कि इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। उसको ये था कि उसके पुत्र तो 2 थे लेकिन योग्य नहीं थे, टैलेंटेड नहीं थे, तो उसको लगा कि जो हमने जितना भी किया धरा है वो सारे हमारे पुत्र जो है गंवा देंगे। नई सल्तनत डेवलप हुई है, सारी चीज़ें, और उसको ये लगा कि हमारी जो पुत्री है वो योग्य है, टैलेंटेड है। तो उसी समय जो है उसने डिक्लेयर कर दिया कि हमारे बाद हमारी राजगद्दी की उत्तराधिकारी कौन होगी? हमारी पुत्री रजिया। और उसी समय टंका जो चांदी का सिक्का था उस पे रजिया का नाम भी अंकित करवा दिया। ठीक है, लेकिन जब 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, जो तो तुर्क अमीर जो हैं उनका दबदबा होता है, वो नहीं चाहते थे कि कोई स्त्री राजगद्दी पे बैठे। मुस्लिमों में वैसे भी, इस्लाम में जो है स्त्री को थोड़ा पर्दे में रखा गया, लेकिन यहाँ कंडीशन दूसरी थी कि जब फादर यानी कि पिता ने को ही लगा कि नहीं, योग्य पुत्र नहीं है, हमारी पुत्र जो है ज़्यादा योग्य, पुत्री जो है ज़्यादा योग्य है, तो उन्होंने ऐसा जो परंपरागत जो चीज़ें हैं उससे हटके किया। लेकिन तुर्क अमीर जो हैं, जो आपको भी मालूम होगा कि जो इल्तुतमिश ने एक संगठन बनाया था, तुर्कान-ए-चिहालगानी, यानी कि गुलामों का गुलाम सुल्तान था, बाकी अमीरों पे उसको विश्वास नहीं था और अपने गुलामों पे विश्वास था। तो इसलिए दल चालीसा जिसे कहा जाता, 40 जो हट्टे कट्टे लोगों का एक संगठन था जो गुलाम थे और उसके वफादार थे, जिससे उसको सेफ्टी महसूस होती थी, कहीं पे भी आना जाना और सारे राज की कार्यों में पार्टिसिपेट वगैरह करना। तो वो तुर्क, लेकिन जो दरबारी तुर्क अमीर थे वो अब रजिया को नहीं चाहते थे। तो उनको लगा कि रजिया स्त्री है और कैसे हैंडल करेगी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो उन्होंने क्या किया, जैसा कि इल्तुतमिश चाहते थे कि हमारी पुत्री दिल्ली की राजगद्दी पे बैठे, तुर्क अमीरों ने नहीं ऐसा किया। उन्होंने क्या किया कि जो है रुकनुद्दीन फिरोज को राजगद्दी पे बैठा दिया। कब? 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज, ये 1236 में दिल्ली की राजगद्दी पे बैठता है, 1236 में। ये जो रुकनुद्दीन फिरोज है, रजिया का सौतेला भाई था। ठीक है, सौतेला भाई, लेकिन ये बड़ा भोग विलासी टाइप का था, जुआ वगैरह शराब के नशे में रहना था, स्त्रियों की संगत इसको पसंद थी,
तो इसकी जो शासन की बागडोर है वो शाह तुर्कान, जो इसकी माँ थी, वो डिसीजन वही सब लेती थी। ये आवारा अय्याश टाइप का था, तो अपने कार्यों में ही मस्त रहता था। जो पूरा जो बागडोर थी शासन की, वो शाह तुर्कान के हाथ में थी। वो भी खूंखार प्रवृत्ति की महिला थी। तो कुछ ही दिनों बाद जो है राज्य में विद्रोह होने लगे और जो अब तुर्क जो अमीर हैं, वो खासकर दिल्ली के, वो उन्होंने रजिया की तरफ थोड़ा सा उनका लगाव हुआ कि देखा कि अरे ये तो रुकनुद्दीन फिरोज तो सारा कुछ कमाए दे रहा है, जगह जगह विद्रोह होने लगे हैं। तो दिल्ली की जनता मोस्टली रजिया के फेवर में आई और रजिया को आह्वान किया। तो एक दिन जो है, जैसे ही रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली से बाहर विद्रोह को शांत कराने के लिए गया हुआ होता है, उसी दौरान रजिया लाल वस्त्र पहन के जो दिल्ली की जनता के सामने उपस्थित होती है और जनता को अपने समर्थन में लेती है और उसी समय तय करती है दिल्ली की बागडोर अपने हाथ में लेने की। और जैसे ही रुकनुद्दीन फिरोज विद्रोह को शांत कराने के बाद दिल्ली के में पहुंचता ही है, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता, कैद कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। और दिल्ली की जो बागडोर है, जो राजगद्दी की जो बागडोर है, शासन की जो बागडोर है, वो अपने हाथ में ले लेती है। ठीक है, तो इस तरीके से 1236 में ही रजिया राजगद्दी पे बैठ जाती है। अब जो रुकनुद्दीन फिरोज का शाह तुर्कान का जो शासन था वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब ये 1236 में ही जो है रजिया भी राजगद्दी पे बैठती है। आपको मालूम, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासक, पहली और अंतिम, क्योंकि इसके बाद कोई मुस्लिम महिला जो है दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पे नहीं बैठी है। जो बैठी है वो एकमात्र रजिया। तो इतिहास में इसका नाम जो है बहुत फेमस रहा, आया। अक्सर एग्जाम में वहाँ पे आते हैं कि कौन सी स्त्री है जो दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पे पहुँची और किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी, कब जो है उसने शासन की बागडोर संभाली। तो 1236 में जो है राजगद्दी पे संभाल लिया। राजगद्दी पे जब बैठती है तो एक उपाधि धारित उम्दत उल निस्वा, उम्दत उपाधि कौन सी थी एक रजिया ने, उम्दत उल निस्वा। उम्दत उल निस्वा की उपाधि जो है रजिया ने धारण की। और जैसा कि आपको मालूम है, टंके पे सिक्के उसके पहले थे, उसका नाम इल्तुतमिश ने जारी कर दिया। और शासन की बागडोर, तो अब जो उसके जो वेशभूषा है, घोड़े पे चढ़ना उतरना, राज दरबार में पुरुषों की तरह जो कपड़े पहन के टोप वगैरह लगा के रहना, तो अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो तुर्क अमीर हैं वो अब रजिया के सुल्तान के खिलाफ में षड्यंत्र करने लगते हैं। और किसी तरीके से वो कोई स्त्री इस तरीके से राज दरबार में आए, क्योंकि आपको भी मालूम है पुरुष प्रधान समाज अगर है तो वहाँ पे स्त्रियों अगर ऐसा कर रही हैं। मध्यकालीन भारत में आज तो काफ़ी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं, पुरुष और महिला सारे बराबर हैं, कोई भी भेदभाव नहीं है और किसी भी छोटे पद से लेके बड़े पद पर जा सकते हैं। लेकिन मध्यकालीन भारत में विशेष तौर से नहीं था, जब समाज हमारा बहुत ही खासकर महिलाओं के विषय में जो है पुरातन पंथी था और बहुत अधिकार नहीं थे, अधिकारों में बहुत ही सीमित थे। ऐसे में कोई स्त्री जो है सुल्तान बने तो अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाली बात थी। तो ये है कि दरबार में जो तुर्कों का, जो अमीरों का जो बहुत ज़्यादा ही दबदबा था, तो ऐसे में उस दबदबे को चैलेंज करने के लिए, दबदबे को कम करने के लिए रजिया ने एक व्यक्ति जो है जमालुद्दीन याकूत, जो जमालुद्दीन याकूत एक व्यक्ति का नाम आता है,
याकूत ये अबिसीनिया प्रदेश का था। अबिसीनिया अफ्रीकन जो जैसे काले खूंखार टाइप के खूब हट्टे कट्टे, और कहते हैं कि इतिहासकार की रजिया जो है इसको चाहती होती है, इससे प्यार करती होती है, तो यही रजिया को घोड़े पे चढ़ाना उतारना अक्सर रजिया के साए की तरह जो है साथ रहता था। रजिया को इसका साथ भी इसलिए भी था कि तुर्कों का जो तुर्क अमीरों का जो दबदबा था वो किसी तरीके से उसको चैलेंज कभी करना था, उस दबदबे को करने का प्रयास था। तो ये अमीर ए आखूर पद पर था, जो अस्तसाला का किस पद पे था? अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर, अमीर ए आखूर का पद मतलब है कि अस्तसाला का प्रधान, अस्तबल का प्रधान, अस्तसाला का प्रधान, यानी कि जहाँ पे अस्तबल घोड़े के रख रखाव देख वेग वगैरह उसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? तो जमालुद्दीन याकूब, जो जिसको रजिया चाहती होती है। ठीक है, तो और एक और पर्सन, एक कैरेक्टर आता है अल्तूनिया। अल्तूनिया, अल्तूनिया इस समय जो अल्तूनिया है ये चक्कर था कि रजिया से अगर मेरी विवाह हो जाए तो बहुत रजिया कोशिश रहता था कि हमारा जो है उससे किसी तरीके से प्रेम की शुरुआत हो, और इसी कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा था। तो ये एक्चुअली जो अल्तूनिया है ये भटिंडा का सूबेदार था। कहाँ का? भटिंडा। भटिंडा, भटिंडा प्रेजेंट में कहाँ पे अगर देखेंगे आप, सपोज करिए कि ये मैप है भारत का, भटिंडा जो है यहाँ पे जो पंजाब वाला हिस्सा है यहाँ पे भटिंडा है। यहाँ का सूबेदार रजिया ने बना रखा होता है। एक और पर्सन का नाम मिलता है जिसका नाम है कबीर खान। ये है लाहौर का। एक्चुअली ये जो सूबेदार हैं इनके नाम मैंने इसलिए लिए हैं कि जब तुर्क अमीर इससे विशेष रूप से विद्रोही हो चुके होते हैं, ऐसे में उकसाव की भावना, और स्त्री नहीं चाहते थे कि कोई सुल्तान बने। अब चूंकि वो बन गई है तो अब षड्यंत्र के बस उसको कैसे हटाया जाए या उसके शासन को कैसे समाप्त किया जाए। वो तुर्क अमीर चाहते थे कि भाई इल्तुतमिश से एक पावर में जब तक रहे हैं तो सारा तो तुर्कों का जो है वो दबदबा नहीं रहा। जैसे ही तुर्कों अमीरों का दबदबा, अमीर का मतलब होता है कि जो दिल्ली सल्तनत में जो प्रशासनिक व्यवस्था है कि जो सर्वोच्च पद हैं जिनके माध्यम से कंट्रोल होते थे नीचे तक, वो उनको कहा जाता था अमीर। तो उनका दबदबा ज़्यादा होता था जब कोई सुल्तान कमज़ोर बैठा हुआ। रजिया ने हालांकि कमज़ोर नहीं, रजिया देखा जाए तो रजिया ने अपने अधीन, उनको अमीरों को अधीन बना के शासन किया, उनके अधीन में नहीं रही। यही उनको चुभ रही थी कि भाई एक स्त्री जो है इतने शक्तिशाली तरीके से शासन कैसे चल पा रही। उनके जो घोटाले गड़बड़ी, जो भ्रष्टाचार करना था, वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। तो कहा कि अब इसको कैसे हटाया जाए। ऐसे में ही जो है लाहौर का एक मतलब दो जो एक विद्रोह मिलते हैं। एक लाहौर ने कबीर खान ने विद्रोह कर दिया था। कब कर दिया था? 1240 में कबीर खान ने विद्रोह कर दिया था। 1240 यानी लाहौर। तो रजिया बाकायदा भाई आर्मी की ट्रेंड भी हो चुकी थी और सेना लेके जो है लाहौर जाती है। लाहौर कबीर खान को अरेस्ट करती है, उसका जेल में बंद करके बाद में उसको हत्या करवा देती है कि कोई अब जो है विद्रोह को शांत कराती है।
और जैसे ही दिल्ली वापस आती है 10 दिन का अंतर ही होता है, दिल्ली में रुक पाती है, फिर जो है भटिंडा का सूबेदार अल्तुनिया विद्रोह कर देता। भाई पहले तो ये था कि भाई क्या नाम कि शायद मेरा इसमें कामयाब नहीं हो पाया, तो क्यों ना हम रजिया को ही जो है पराजित कर दें, तो हमारा काम बन सकता है। ठीक है, तो उसने भी विद्रोह कर दिया 1240 में। अब रजिया जो है यहाँ पे सेना लेके गई और उधर जो है अल्तुनिया भी मौके की ताक में था, दोनों के मध्य में युद्ध होता है। उस युद्ध में जो है रजिया पराजित हो जाती है। ठीक है, पराजित हो जाती है। अब अल्तुनिया जो है रजिया को गिरफ्तार करता है और भटिंडा के किले में ही उसको कैद कर देता है। किसको? रजिया को। पहले तो वो चक्कर था शादी, अब ये है कि थोड़ा सा उसको लगा हुआ कि भाई ये तो चाहती नहीं, ये तो जमालुद्दीन याकूत को चाहती है, और जो है अब इसको मन में था कि पहले जो है दिल्ली की राजगद्दी हासिल की जाए। तो ये भटिंडा के किले में रजिया को तो बंद कर दिया, और भटिंडा से जो है अब जो सेना थी उसको लेके दिल्ली आता है, और दिल्ली आता है, और जो रजिया का बड़ा भाई था बहरम शाह, उसको राजगद्दी पे अभी खुद नहीं दिल्ली पे कब्जा कर ले, क्योंकि भाई अभी शाही सेना शाही पावर जो है दिल्ली में ही है। अब एकदम से ऐसे जो है संभव नहीं था दिल्ली की राजगद्दी पे कब्जा करना। ठीक है, तो उसने जो है कुछ चाल चली कि ये कि जो रजिया का जो बड़ा भाई है, अब जो तीसरा कैरेक्टर, अब सुल्तान कौन बनता? अभी तक रुकनुद्दीन था, उसके बाद रजिया अब जो है कैद हो चुकी है भटिंडा के किले में। अब जो है पावर जो है किसके हाथ में आती है? रजिया का बड़ा भाई बहरम शाह। (1240) में यही अल्तुनिया जो है बहरम शाह के पास आता है दिल्ली की राजगद्दी पे, और उसको उत्तराधिकारी बना देता है दिल्ली की राजगद्दी पे। और शर्त ये रखती है इससे कि अल्तुनिया ने बहरम शाह से ये शर्त रखी है कि भाई हम तुम्हें सुल्तान बना रहे हैं रजिया को हटा के, और अब आपको मेरा काम एक काम करना होगा, एक ऐसा पद बनाना है नाइब ए मुमालकात। कौन सा पद? नाइब ए मुमालकत, यानी कि ये इस पद पर कोई व्यक्ति, जो भी व्यक्ति अपॉइंट होगा, नियुक्त होगा, वो सुल्तान के बराबर पावर रखता होगा, उसको बहुत सारे अधिकार जो सुल्तान के पास अधिकार होंगे वो होंगे। तो बहरम शाह ने पहले तो तैयार होता था, हाँ ठीक है आप मुझे बनाइए, सारा राज तिलक वगैरह हो जाता, सारे पावर अपने हाथ में लेता है। तो फिर जो है बाद में जब अल्तुनिया अब कहता भाई अब मैंने हमसे जो आपने जो पैक्ट किया था, जो समझौता किया था, भाई आप उस पद पे आप जो है हमें अपॉइंट करिए, नियुक्त करिए। लेकिन बहरम शाह यहाँ पे चालाक निकला। गुरु कहता था, सोचा होगा यार तूने बना तो दिया, फिर तू रजिया को जैसे बंद करके आया, मुझे भी यही करेगा। लेकिन उसने इस पद पे, नायब मुमालकात पद पे नियुक्त नहीं किया। उसने इस पद पर नियुक्त किसको किया है? एतगीन जो है इसी बहरम शाह का ही एक दोस्त होता है, मित्र होता है, वफादार होता है, उस पद पे उसको बनाता है। अब अल्तुनिया इधर का भी नहीं रहा, उधर का भी नहीं रहा। उसने कहा अच्छा गुरु मेरे साथ धोखा। तो अल्तुनिया के पास अब एक ही रास्ता था, सीधा वहाँ से आता है, कहाँ? भटिंडा, जहाँ पे रजिया को कैद करके आता है। अब उसने ये सोचा, और रजिया को वैसे भी चाहता ही होता है, तो रजिया को किले से निकालता है और रजिया को तैयार करता है कि भाई आप हम
क्या नाम हमसे विवाह करिए तो हम आपको किले से रिहाई कर देंगे। तो रजिया अब क्या करती, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। रजिया विवाह के लिए तैयार हो जाती है और जो है अल्तुनिया रजिया से विवाह कर लेता है। तो भटिंडा के किले से रजिया को छुड़ाने के बाद अल्तुनिया दिल्ली की तरफ आ रहा होता है। तो एक जगह है हरियाणा में, एक जगह है कैथल, हरियाणा में ही, दिल्ली से पहले एक जगह है हरियाणा में कैथल, जहाँ पे डाकुओं द्वारा जो है अल्तुनिया और रजिया की मृत्यु हो जाती है। उन पे रात में के समय में हमला होता है और जो है डाकू इनको मार देते हैं। तो 1240 में जो है कैथल यानी कि हरियाणा, यहाँ पे रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो ये रोल इतिहास में रहा रजिया की, रजिया असफल हो गई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि रजिया की असफलता का ही कारण जो था वो उसका स्त्री होना। रजिया अगर असफल हुई है तो वो स्त्री थी, नहीं तो इतिहास में उसका नाम जो है बहुत कुछ काम करके जाती। स्त्री थी तो तुर्क अमीर जो है उसके प्रति वफादारी नहीं रख पाए और विद्रोह हुए और उसकी सफलताएं जो हैं वो सीमित रही हैं। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि रजिया की असफलता का कारण था तुर्क अमीरों की महत्वाकांक्षाएं। वो महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा थी, रजिया से पूरी ना होने दे और इस तरीके से जो है विद्रोहवश उन्होंने जो है षड्यंत्र कर जो है राज्य में अव्यवस्था फैला दी और विद्रोह जो हुए, उन्हीं विद्रोह के बस चलते हुए रजिया सुल्तान जो कुछ करना चाहती थी और बेहतर, वो उतना नहीं कर पाती है। और तो ये छोटा सा शासन रहा है रजिया सुल्तान का। अब आपको भी मालूम है कि दिल्ली की राजगद्दी पे कौन जो बैठता है वो है आपको बैरमशाह। तो आप देखेंगे रजिया सुल्तान जो है एक, जब रजिया सुल्तान जीवित थी तो एक काम उसने और किया था। आपको मालूम होगा कि जब मैंने एक इल्तुतमिश चैप्टर करवाया था कि ख्वारिज़्म का सुल्तान मांगबरनी जो है मंगोल आक्रमणकारी से बचते हुए भारत में घुस आया था, इल्तुतमिश से सहायता मांगी थी। इसी तरीके से रजिया सुल्तान के समय में भी एक दौर आया जब ख्वारिज़्म शाह का सुल्तान जो है वो मलिक हसन मंगोलों के खिलाफ रजिया से सहायता मांगता है कि हमें अभी सहायता आप मुझे करें और अपनी आर्मी मुझे दें। लेकिन रजिया कूटनीतिक का परिचय देते हुए अपने पिता के समान वो भी डिसीजन लेती है, तो सैन्य मदद के लिए मना कर देती है मंगोलों के खिलाफ और ये कहती है कि हम बरन की जो आय है वो आपको दे देंगे, आप उसका यूज अपने आर्थिक रूप में जहाँ पे भी करें, लेकिन हम सैन्य मदद नहीं करेंगे। तो कहते हैं इतिहासकार यहाँ पे रजिया ने भी इल्तुतमिश के समान एक कूटनीतिक का परिचय देते हुए मंगोलों से अपने राज्य को बचाया। तो ये जो शासन छोटा सा रहा है रजिया सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला मुस्लिम सुल्तान बनी, पहली और अंतिम, ठीक है। और बाकी जो है राज्य समाप्त हो जाता है। अब आप अगला जो है हम लोग सीधे चलेंगे बलबन, और बलबन से संबंधित जो चीज़ें पढ़ेंगे और जी की उसका जो है दिल्ली सल्तनत में क्या रोल रहा है। तो आप अपना व्यू मुझे दें। अगर आपको जीएस बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतर तरीके से करना है, सिस्टमेटिक करना है और जो भी हिस्ट्री अभी आज तक आपको अगर समझ में नहीं आती है, मेरी ये गारंटी है 100% कि 100% हम आपको जीएस कमांड करके दिखाएंगे। और इसके लिए आप हमारा ब्रेन्स जीएस चैनल सब्सक्राइब करें और रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहें। और जो भी हम स्टोरी बताते हैं, सिस्टमेटिक सारी चीज़ें आप उसको नोट कर सकते हैं। और फिर जो चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, आप कोई भी एनसीईआरटी बुक हो या कोई ऐसी टेक्स्ट बुक हो, कोई गाइड हो, कोई प्रैक्टिस सेट है, इन फैक्ट्स को, इन स्टोरी को कमांड करने के बाद आप लगाएं, 100% जो है आपको जीएस जो सिस्टमेटिक टॉपिक हैं वो आपके कमांड हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको काम करना पड़ेगा,
ठीक है, क्योंकि बिना किए कुछ होता नहीं है, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।